नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए बाल विकास की क्लास होती है। कौन सी क्लास? बाल विकास की क्लास होती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए हम लोग करते हैं। जो कि हम लोगों का इसमें टारगेट है साथियों कि सी टेट का एग्ज़ाम जो 31 जनवरी 2021 को, जो कि मैं आप लोगों को पर डे प्रत्येक क्लास में याद दिलाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप लोग भी उतना ही एक्टिव रहिए जितना कि सिलेक्शन के लिए तत्परता चाहिए। तो जो 31 जनवरी 2021 को सी टेट का एग्ज़ाम आयोजित किया जाना है, उससे पहले हम लोगों को अपने सिलेबस को पूरा करना है। ठीक साथियों, और साथ ही साथ कोशिश ऐसा किया जाए कि 31 जनवरी से कम 10 से 15 दिन, 10 से 12 दिन पहले हम लोगों का सिलेबस समाप्त हो जाए, जिससे कि थोड़ा सा हम लोग रिवीजन भी कर सकें। क्या कर सकें? रिवीजन भी हम लोग कर सकें। ठीक साथियों, आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे एक क्लास आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए ही बाल विकास की क्लास जो कि मॉर्निंग में दी जाती है, और एक क्लास आप लोगों को दोपहर में में हिंदी की दी जा रही है, बिल्कुल अच्छे से तीनों के सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद। और तीसरी क्लास आप लोगों को दी जाती है रात में 7 से 8 बजे के नियर अबाउट, वो भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास चल रही है। सामाजिक विज्ञान का पार्ट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपनी क्लास को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। साथियों, हम लोग कल की क्लास में वंशानुक्रम का नियम अर्थात लॉज ऑफ हेरिडिटी अर्थात वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक, वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें साथियों हम लोग 5 नियम को हम लोग पढ़े थे। वो 5 नियम कौन कौन से? पहला नियम था कि बीज कोश की निरंतरता का नियम। कौन सी? बीज कोश की निरंतरता का नियम। दूसरा था समानता का नियम, समानता का नियम। तीसरा था विभिन्नता का नियम। चौथा था प्रत्यागमन का नियम। किसका? प्रत्यागमन अर्थात लॉ ऑफ रिग्रेशन। और पांचवा था अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुण जो होते हैं, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम क्या होता है, और सभी नियम में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट या कौन कौन से मनोवैज्ञानिक लोगों का अपना क्या क्या मत है, कौन से नियम का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया, या कौन से नियम का उल्लंघन, या कौन से नियम का जो है विरोध कौन से साइकोलॉजिस्ट, कौन से विद्वानों ने किया, इसकी भी हम लोगों ने अपनी क्लास में अच्छे से विस्तार से चर्चा किया। अब आज की क्लास में साथियों हम लोग मेंडल के नियम के बारे में जानेंगे। किसके? 5वां नियम, और जो अंतिम नियम होगा वो नियम है मेंडल का नियम। मेंडल के नियम के बारे में जानेंगे। साथियों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ आप लोग अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स प्रिपेयर किया करिए। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को सिलेक्शन के लिए, क्योंकि कंपटीशन खुद ही इतना टफ चल रहा है, तो इस वजह से आप लोगों को टाइम देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये काम मैं नहीं कर सकता। ठीक, नोट्स बनाना, पढ़ना, ये मेहनत आप लोगों को ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट ज़रूर कर सकता हूं कि आप किस डायरेक्शन में अपने स्ट्रगल को जारी रखिए, जिससे कि आपको सक्सेस मिल सकती है। सिर्फ मैं इतना ही कर सकता हूं आपके साथ। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नोट्स ज़रूर बनाया करिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिखने का काम करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ इसीलिए लिखता हूँ कि आप लोग भी अपनी नोट्स अच्छे से अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स बना सकें। ठीक, बातें ज़्यादा हो रही हैं, हालांकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए बात करना भी ज़रूरी है कभी कभी। इसके लिए मैं कभी एक दिन लाइव आऊँगा तो आप लोगों से डायरेक्ट मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए साथियों, हम लोग पढ़ेंगे आज 5वां होगा मेंडल का नियम। 5वां हम लोग पढ़ेंगे आज मेंडल का नियम।
मेंडल के नियम के बारे में अगर चर्चा करें साथियों, तो आनुवंशिकता की क्रियाविधि का वर्णन करने के लिए इनके अगर पूरे मेंडल के अगर पूरे नाम का बात किया जाए तो इनका पूरा नाम है जोहान ग्रिगोर। इनका पूरा नाम जोहान ग्रिगोर, जोहान ग्रिगोर मेंडल, जोहान ग्रिगोर मेंडल। इनका मेंडल का नियम जो है साथियों, तो मेंडल जी के अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है, जोहान ग्रिगोर मेंडल इनका पूरा नाम है। तो साथियों आनुवंशिकता के क्रियाविधि का वर्णन करने के लिए जोहान ग्रिगोर मेंडल ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है, कुछ प्रयोग किए हैं साथियों ये। और अगर कहें आपसे तो ये जो मेंडल जी हैं, ये अपनी छोटी सी वाटिका में उन्होंने विभिन्न तरह के मटरों का संकरित का आनुवंशिकता के आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया है। ये क्या किए साथियों, अपनी एक छोटी सी वाटिका में मटर के माध्यम से आनुवंशिकता के नियम को पुष्टि किए, या तो क्या किए, प्रतिपादित किए। ठीक, इसके आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। साथ ही साथ साथियों उन्होंने अपने विस्तृत प्रयोगों के परिणाम को 1866 में प्रकाशित किया। ये साथियों अपना जो विस्तृत प्रयोग किए, कौन, जोहान ग्रिगोर मेंडल जी, ये अपने नियम का अच्छे से प्रयोग करने के बाद 1866 में इसकी पुष्टि की। किसकी, इस नियम की पुष्टि की है साथियों। ठीक, पुष्टि की कब, 1866 में। कौन, जोहान ग्रिगोर मेंडल जी अपनी एक छोटी सी वाटिका में मटर के संकरित बीजों का आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया, और अपने पूरे रिसर्च करने के बाद 1866 में अपने इस नियम की क्या किया, पुष्टि की। लेकिन कई कारणों से उनके प्रयोगों की ओर 1900 तक लोगों का ध्यान नहीं गया। 1900 तक कुछ कारण ऐसे थे जिसके कारण ये जो इसकी पुष्टि किए इन्होंने मटर के संकरित बीजों का, उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। उसी साल 3 शोधकर्ता जो कि नेदरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर उसी परिणाम पर पहुंचे जिस पर मेंडल करीब 34 साल पहले ही पहुंच चुके थे। ये जो शोध हुआ इस पे, इसी शोध पे साथियों कहाँ के, जर्मनी के, साथ ही साथ ऑस्ट्रिया के और नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने शोध किया, और साथ ही साथ इसी कड़ी तक, इसी पायदान तक पहुँचे जहां मेंडल जी ने 34 वर्ष पहले पहुंच चुके थे, 34 वर्ष पहले पहुंच चुके थे। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो इन 3 शोधकर्ताओं ने मेंडल के नियमों को वैध ठहराया और उन्हें आनुवंशिकता का आधारभूत नियम की संज्ञा दी। तो जब इन तीनों, नीदरलैंड के, जर्मनी के, साथ ही साथ ऑस्ट्रिया के, जब तीनों शोधकर्ताओं ने मेंडल के नियम को शोध की पुष्टि किया, तब उसके बाद साथियों इनके नियम को आनुवंशिकता का आधारभूत नियम की संज्ञा दिए। उसके बाद साथियों मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के गुणों जैसे बैगनी और उजले फूल वाले पौधे, लंबा तथा नाटा डंठल वाले पौधे, हरी और पीली फली वाले पौधे, चिकना और सिकंदार बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, बड़ी फलों तथा छोटी फलों वाले पौधों को संकरित किया तथा उनके गुण में होने वाले परिवर्तनों का कई पीढ़ियों तक क्या किया गया, अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया। उन्होंने अपने सभी प्रयोगों में जिनमें 2 अलग अलग गुणों को संकरित किया था, एक ही तरह के परिणाम पाए। जैसे उन्होंने अपने एक प्रयोग में बैगनी तथा उजले फूल देने वाले मटर के पौधे को संकरित कर निषेचित किया। परिणाम में यह देखा गया कि दूसरी पीढ़ी में इस संकरित पौधे में जब फूल लगा तो वे सभी बैगनी रंग के थे। जब बाद में फूल लगा उसमें तो वो सभी फूल कैसे थे, बैगनी रंग के थे। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें, कोई भी फूल उजला रंग का नहीं था। इसके बाद जब दूसरी पीढ़ी से पौधे को प्राप्त बीज को पुनः बोया गया, जब दूसरी पीढ़ी में जब उस पौधे से जो बीज प्राप्त किया गया, फिर उसी बीज को पुनः जब बोया गया, तो उसके बाद साथियों तीसरी पीढ़ी में 75% फूल बैगनी रंग के थे तथा 25%
उजले रंग के थे। दूसरे शब्दों में तीसरी पीढ़ी के पौधे में फूल बैगनी रंग और उजला रंग 3:1 के अनुपात में देखा गया। कई पीढ़ियों तक प्रयोग करने के बाद मेंडल ने देखा कि अंत में दोनों प्रकार के मटर के पौधे अपने मूल रूप में आ जाते हैं। मेंडल के प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि भिन्न भिन्न लक्षणों या गुणों वाली एक ही जाति की दो वस्तुओं को अगर संकरित किया जाए या संकरित कर निषेचित किया जाए तो ठीक इसके बाद आने वाली पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी उस संकर का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। आगे कई पीढ़ियों के बाद ये दोनों वस्तुएं अपने मूल रूप को पुनः प्राप्त कर लेती हैं। ठीक साथियों, अपने मूल रूप को ये पुनः क्या कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। साथ ही हम अगर आपसे बात करें तो मेंडल ने अपने परिणाम की व्याख्या प्रबल जीन और अप्रबल जीन के रूप में की। मेंडल जी ने अपने जीन की व्याख्या प्रबल और अप्रबल जीन के माध्यम से किया। अपने परिणाम की व्याख्या जीन के जोड़े का एक जीन जब प्रबल और दूसरा जीन अप्रबल होता है तो ऐसे जीन्स को एलेल्स कहा जाता है। समझिए, यहाँ मेंडल जी ने अपने प्रयोग या अपने परिणाम को दो भागों में बांटा। कौन कौन सा? एक प्रबल जीन्स और दूसरा जो होगा अप्रबल। दूसरा अप्रबल होगा। ठीक साथियों, क्या होगा? दूसरा अप्रबल होगा। तो ऐसे जीन्स को साथियों, जब जीन्स के जोड़े का एक जीन जब प्रबल और दूसरा जीन, मेंडल जी ने कहा कि जब एक जीन का प्रबल और दूसरे जीन का अप्रबल जीन जब दोनों ये मिलते हैं तो ऐसे जीन्स को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे जीन्स को हम लोग एलेल्स कहा जाता है। ऐसे जीन के मिलने से जो नाम दिया जाता है उसे एलेल्स। ऐसे जीन को हम लोग क्या कहते हैं? एलेल्स कहते हैं। जब ये दोनों एक प्रबल और एक अप्रबल जीन्स का जब मिलन होता है तो ऐसे जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं? एलेल्स कहते हैं। ये नोटिस रखिएगा आप लोग। मेंडल ने प्रबल जीन को बड़ा अक्षर जैसे ए द्वारा संकेतित किया और अप्रबल जीन को छोटे अक्षर ए द्वारा संकेतित किया। जो प्रबल जीन होता है उसे ए, बड़े ए से इसे डिनोट किए मेंडल जी ने, और जो अप्रबल जीन होता है उसको मेंडल जी ने स्मॉल, कैसे? स्मॉल ए से डिनोट किए। कैसे? ए से, स्मॉल ए से। स्मॉल ए से अप्रबल जीन को स्मॉल ए से डिनोट किए मेंडल जी ने, और साथ ही साथ जो प्रबल जीन था उसे कैपिटल ए से डिनोट किए। साथ ही साथ साथियों, मटर के पौधे में बैगनी रंग का जीन प्रबल जीन होता है। दूसरी पीढ़ी में मटर के पौधे के सभी फूल बैगनी होने के कारण यह था कि बैगनी रंग का जीन एक प्रबल जीन होता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि बैगनी रंग का जीन जो एक प्रबल जीन है अप्रबल जीन को समाप्त कर देगा। ऐसा नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि अप्रबल जीन का प्रभाव सिर्फ उस पीढ़ी में दब जाता है परंतु बाद में पीढ़ी आने पे लगता है। मेंडल ने इस आनुवंशिकता सिद्धांत के दो नियम को सम्मिलित किया। एक नियम था पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। मेंडल जी ने आनुवंशिकता के नियम को दो भागों में एक तरीके से कह सकते हैं तो बांटे, या तो कह सकते हैं कि दो नियम दिए। पहला नियम क्या था? इन्होंने पहला नियम दिया पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत। और दूसरा नियम था दूसरा नियम क्या था? स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। तो साथियों, पहले को क्या कहते हैं? पृथक्करण सिद्धांत, दूसरे को स्वतंत्र छटाई सिद्धांत कहते हैं। ये दो सिद्धांत दिए, दो नियम दिए। कौन? मेंडल जी ने दो नियम दिए आनुवंशिकता के नियम को। जौहर ग्रिगोर मेंडल जी ने आनुवंशिकता के सिद्धांत को या नियम को दो भागों में बांटा। पहला नियम बताया पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा बताया कि स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। साथियों, पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने बताया किसके?
पृथक्करण सिद्धांत के बारे में ये बताए कि जो गुण पहली संकर पीढ़ी में दबा रहता है या छिपा रहता है उसी को अप्रबल कहते हैं। जो गुण पहली पीढ़ी में दबा रहता है या छिपा रहता है उसी को अप्रबल जीन्स कहते हैं। वे समाप्त नहीं होते हैं बल्कि बाद की संकर पीढ़ी के कुछ सदस्यों में दिखाई देते हैं। इस तरह उसका कहना था कि दबे हुए गुण अन्य गुणों के साथ मिलकर, क्या दबे हुए गुण अन्य गुणों के साथ मिलकर अपना अस्तित्व तो नहीं खो देते बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और फिर इसी तरह दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक अपने मूल में अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। मतलब जो दबे हुए बीज होते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपना अस्तित्व खो देंगे, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में यही उनका क्रम चलता रहता है। ठीक साथियों, यही क्या हुआ, पृथक्करण का सिद्धांत हुआ। दूसरी बात अगर करें हम लोग कि स्वतंत्र छटाई के सिद्धांत की, तो यह सिद्धांत यह बताता है साथियों कि किसी एक आनुवंशिक गुणों का वितरण दूसरे आनुवंशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता। अर्थात यह होता है कि स्वतंत्र होता है। जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग में पाया कि मटर के पौधे के फूल का रंग, मटर के फली के आकार, डंठल की लंबाई आदि गुणों से स्वतंत्र होते हैं। जो है वो मटर का जो फूल था वो उसके मटर के रंग के आकार का, साथ ही साथ उसका जो डंठल था, ये सब स्वतंत्र रूप से अपने आकार को लेते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी हिसाब से साथियों मटर के समान मेंडल ने चूहों पर भी प्रयोग किया। मटर के समान ही मेंडल जी ने चूहों पे भी क्या किया, प्रयोग किया। तो साथियों उनके सफ़ेद और काले चूहे को साथ साथ रखा। इनसे जो चूहा उत्पन्न हुआ वे काले थे। साथियों ये मेंडल जी ने जो चूहों पे प्रयोग किया तो एक चूहा सफ़ेद लिया, एक चूहा काला लिया। इन दोनों चूहों से जब नया चूहा तैयार हुआ, नया चूहा जो उत्पन्न हुआ उसका रंग कैसा था, काला रंग था। कैसा था, काला रंग था। तो साथियों फिर उनसे इन वर्ण संकर काले चूहे को एक साथ रखा। इनसे उत्पन्न होने वाले चूहे काले और सफ़ेद दोनों रंग के थे। क्या किए, तो इस वर्ण संकर काले चूहे को एक साथ रखा। इनसे उत्पन्न होने वाले चूहे काले और सफ़ेद दोनों रंग के थे। यही इनके इस लॉजिक से क्या निकला, निष्कर्ष निकला, कॉन्क्लूजन निकला। अपने प्रयासों के आधार पर मेंडल ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होते हैं। यही सिद्धांत मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा सिद्धांत, कि वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। जो भी वस्तुएं होती हैं वो अपने मौलिक सामान्य रूप से अग्रसर होती हैं, रूप की ओर अग्रसर होती हैं। साथियों अगर बात करें कि प्रकृति आनुवंशिकता के मामले में पीढ़ी दर पीढ़ी के बाद स्वयं शुद्धता एवं संतुलन बनाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। प्रकृति जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, कैसी, पीढ़ी दर पीढ़ी खुद ही स्वतंत्र रूप से, कैसे, स्वतंत्र रूप से शुद्धता एवं संतुलन बनाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। व्यक्तियों की आनुवंशिकता के संबंध में कुछ बिंदुओं की अगर बात करें तो कुछ बिंदु हैं साथियों। पहले जैसे अगर बात करें तो बालक की आनुवंशिकता में केवल उनके माता पिता के ही देन नहीं होती, बल्कि बालक की आनुवंशिकता का आधा भाग माता पिता से, 1/4 भाग दादा दादी से, नाना नानी से, शेष भाग जो होता है वो परदादा परदादी परनाना परनानी से मिलता जुलता रहता है। जो बालक का जो आनुवंशिकता का नियम होता है, लॉजिक होता है, इसमें अगर बात करें तो 100% क्या, 100% जो है वो खुद का नहीं रहता, केवल उसके माता पिता का नहीं होता, बल्कि अगर बात करें तो बालक की आनुवंशिकता का आधा भाग जो होता है वो माता पिता का, 1/4 भाग जो होता है वो दादा दादी का या तो नाना नानी, बाकी अगर कह लें शेष भाग जो बचा हुआ होता है वो परदादा परदादी या तो फिर परनाना परनानी का भाग होता है। ठीक साथियों, इसलिए एक शिशु पूर्णतः अपने माता पिता पर ही निर्भर नहीं करता और अपने पूर्वजों के गुणों को अपने के कुछ हद तक सम्मिलित किए रहता है। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर
तो साथियों क्रोमोसोम्स सदा जोड़े में रहते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये मेंडल जी ने ही बताया कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ये हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में रहते हैं। क्रोमोसोम्स में जीन भी जोड़े में होता है। इन्हीं जीन्स के आधार पर शिशुओं के गुणों का निर्धारण होता है। शिशु अपने माता या पिता के लक्षण सहित पैदा हो सकता है। जैसे मान लिया जाए अगर कि पिता का कद नाटा और रंग गोरा है और माता का कद लंबा और रंग सांवला है, तो शिशु लंबा और गोरा या नाटा एवं सांवला हो सकता है। यही चीज़ें इसमें बताई गई। अगली बात करें जैसे कि किसी भी नवजात शिशु को 23 क्रोमोसोम्स माता से तथा 23 क्रोमोसोम्स किससे, पिता से। कोई भी नवजात होता है तो 23 क्रोमोसोम्स माता से और 23 ही क्रोमोसोम्स किससे, पिता से प्राप्त होता है। इस तरह से कुल 46 क्रोमोसोम्स, या तो इसे हम 23 जोड़े भी कह सकते हैं। कितना, 23 जोड़े, या तो फिर 46 क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या, क्रोमोसोम्स इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक साथियों, और अगर इसी में हम लोग बात करें साथियों, क्या और बात करें तो इसमें 22 जोड़े यानी 44 क्रोमोसोम्स बालक या बालिका में आकार व एवं विस्तार में समान होता है। कितने, 44 क्रोमोसोम्स बालक या बालिका में आकार कितना, 22 क्रोमोसोम्स, या तो 22 जोड़े या तो 44 क्रोमोसोम्स बालक या बालिका में आकार एवं विस्तार में समान होता है। इन्हें ऑटोजोम्स कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ये जो 22 बालक या बालिका में, किसमें, बालक या बालिका में क्रोमोसोम्स आकार एवं विस्तार में जो होता है, किसमें, आकार एवं विस्तार, बालक या बालिका में जो होता है साथियों वो 44 क्रोमोसोम्स या तो 22 जोड़े कहा जा सकता है। कितने, 22 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो होते हैं साथियों, इन्हें हम, ये आकार लिखा है, क्या लिखा है, आकार। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बताइए, अभी मैं, इन सभी को ऑटोजोम्स कहा जाता है। ये जो होते हैं साथियों इन्हें ऑटोजोम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक साथियों, किस नाम से, ऑटोजोम्स के नाम से जाना जाता है। साथियों जो 23वां जोड़ा होता है वो यौन क्रोमोसोम्स होता है, जो बालिका में समान अर्थात XX होता है। जो 23वां क्रोमोसोम्स होता है साथियों, 23 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है, 23वां क्रोमोसोम्स, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, बालिका में पाया जाता है। अर्थात इसमें XX ग्रुप होता है। कैसा है, XX ग्रुप होता है। ये 23वां क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, बालिका में। परंतु बालक में बात करें तो बालक में भिन्न अर्थात XY ग्रुप होता है। ये बालिका में पाया जाता है, लेकिन अगर यही बालक की बात किया जाए तो बालक में X एंड Y ग्रुप पाया जाता है और बालिका में सिर्फ और सिर्फ X एंड X ग्रुप पाया जाता है। तब ये बालिका उत्पन्न होती है और अगर XY ग्रुप होगा तब इसमें बालक उत्पन्न होता है। ठीक साथियों, Y क्रोमोसोम्स X क्रोमोसोम्स की अपेक्षा छोटा होता है तथा इसमें X क्रोमोसोम्स की तुलना में कम जीन्स होते हैं। मानव में शिशु के यौन का निर्धारण पिता द्वारा होता है, क्योंकि पिता में XY होता है, न कि माता द्वारा, जिसमें हमेशा XX क्रोमोसोम्स ही होते हैं। बालक के क्रोमोसोम्स का निर्धारण बालक से पिता से होता है, क्योंकि पिता में X एंड Y क्रोमोसोम्स उपस्थित होता है, बल्कि माता से नहीं। और बालिका के क्रोमोसोम्स का निर्धारण माता से होता है, क्योंकि माता में XX क्रोमोसोम्स उपस्थित होता है। यही साथियों कुछ मेंडल वाद का क्या था, सिद्धांत था। ठीक साथियों, अब अगली बात साथियों हम लोग करेंगे कि किसकी, वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है, वंशानुक्रम कैसे चलती है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी चर्चा हम लोग आगे की क्लास में बढ़ाएंगे। मतलब आज ही हम लोग करेंगे कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन के साथ मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश किया साथियों। वंशानुक्रम की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से आगे बढ़ती है, जिस प्रकार से हम लोगों के वंशज या हम लोग कहें तो हम लोगों के पीढ़ी जो होती है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा
चर्चा करेंगे और समझने की कोई, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने की चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करिएगा, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वंशानुक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, क्या प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। हम लोग साथियों जानेंगे कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है। साथियों, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में छड़ी के आकार की संरचना होती है। मानव शरीर जो होता है, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में छड़ी के आकार की एक क्या होती है, संरचना होती है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम्स, जिसे हम लोग क्रोमोसोम्स की संज्ञा देते हैं। क्रोमोसोम्स क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स नाम देते हैं। मानव शरीर में छड़ी के आकार के केंद्र में जो एक क्या होती है, संरचना होती है, उसी को हम लोग क्रोमोसोम्स की संज्ञा देते हैं। साथियों, इसकी संख्या अगर देखा जाए तो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 होती है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं साथियों, इनकी अगर संख्या की बात किया जाए तो प्रत्येक कोशिका में साथियों इनकी संख्या 46 क्रोमोसोम्स होती है। 46 क्रोमोसोम्स या तो 23 पेयर्स कह सकते हैं, जोड़े कह सकते हैं। ठीक साथियों, या तो ये कितने 23 पेयर्स होते हैं या तो जोड़े होते हैं। ठीक साथियों, परंतु जनन कोशिका के केंद्रक में मात्र 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो जनन कोशिका होती है साथियों, जनन कोशिका के केंद्रक में मात्र कितने, जनन कोशिका के केंद्रक में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक साथियों, जनन कोशिका जो होती है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो अदर कोशिकाएं जो होती हैं साथियों, उसमें कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक साथियों, जब अगर बात करें साथियों, जब पुरुष के टेस्टिस से निकलने वाले शुक्राणु की कोशिका स्त्री के ओवरी से निकलने वाली अंडाणु की कोशिका में मिलती है, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। साथियों, जब पुरुष के टेस्टिस से जब पुरुष के टेस्टिस से निकलने वाले जो शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राणु की कोशिका स्त्री के ओवरी से मिलने वाले अंडाणु की कोशिका से मिलती है, तो जिसके कारण जब क्या होता है, गर्भधारण की प्रक्रिया होती है। गर्भधारण की प्रक्रिया क्या होती है साथियों, कि जब जो पुरुष का टेस्टिस होता है, पुरुष के टेस्टिस से साथियों निकलने वाला जो शुक्राणु होता है, उसकी कोशिका स्त्री के ओवरी से निकलने वाले अंडाणु की कोशिका से मिलती है, तब फिर क्या होता है, गर्भधारण का निर्माण होता है या गर्भधारण होता है। तो शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम्स और अंडाणु के 23 क्रोमोसोम्स दोनों मिलकर नए जीव में क्रोमोसोम्स की उचित संख्या अर्थात 46 यानी 23 जोड़ा बनाते हैं। अर्थात तब फिर साथियों जब दोनों मिलते हैं तो शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम्स, किसके, शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम्स और अंडाणु के
23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, क्या शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम्स और अंडाणु के 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं साथियों, तो उसके बाद नए जीव क्रोमोसोम्स की उचित संख्या नए जीव में क्रोमोसोम्स की संख्या 46, कौन सा 23, ये क्रोमोसोम्स किसके, शुक्राणु के, और 23 अंडाणु के क्रोमोसोम्स जब मिलते हैं तो इनकी कितनी 46 क्रोमोसोम्स, या दो 23 पेयर अर्थात 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्या साथियों 46 क्रोमोसोम्स क्या बनते हैं। ठीक साथियों, तो इनमें साथियों बात करें अगर, तो इनमें क्रोमोसोम्स के 22 जोड़ों का आकार स्त्री और पुरुष दोनों में ही समान होता है। अभी मैंने आपसे बताया कि जो 22 जोड़े होते हैं, कौन से 22 जोड़े जो होते हैं वो स्त्री के और पुरुष के दोनों के समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है, कौन सा 23वां जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है साथियों। ठीक, ये जो 22 जोड़े आकार, 22 जोड़े के आकार स्त्री और पुरुष, किसके, स्त्री और पुरुष दोनों के समान होते हैं, इन्हें हम लोग ऑटोजोम्स कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद साथियों क्रोमोसोम्स का जो 23वां जोड़ा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स का जो ये 23वां जोड़ा होता है साथियों, 23वां जोड़ा, उसे हम लोग 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या, सेक्स क्रोमोसोम्स। जो साथियों 23 क्रोमोसोम्स शुक्राणु के और 23 क्रोमोसोम्स अंडाणु के जब मिलते हैं, ठीक साथियों, तो ये कितने 46 क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, अर्थात 23 जोड़े का। तो ये जो 23 जोड़े होते हैं साथियों, 23 जोड़े होते हैं, इस 23 जोड़े में 22 जोड़ा जो होता है क्रोमोसोम्स, कितना 22 जोड़ा क्रोमोसोम्स जो होता है वो महिला और पुरुष दोनों का क्या होता है, दोनों का क्रोमोसोम्स समान होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है साथियों उसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। वो अलग नहीं हो, वो समान नहीं होता, वो कैसा होता है, वो अलग होता है साथियों, परंतु पुरुष में भिन्न होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं साथियों, एक लंबा क्रोमोसोम्स तथा दूसरा नाटा क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है साथियों यह भी दो प्रकार का होता है। एक लंबा क्रोमोसोम्स होता है, कैसा, लंबा क्रोमोसोम्स, और दूसरा जो होता है वो दूसरा क्या होता है, नाटा क्रोमोसोम्स होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स जो होता है यह भी दो प्रकार का होता है। पहला क्रोमोसोम्स जो होता है वो कैसा होता है, लंबा क्रोमोसोम्स होता है साथियों, और दूसरा जो होता है वो नाटा क्रोमोसोम्स कहा जाता है। साथियों पिता में एक्स तथा वाई क्रोमोसोम्स दोनों होते हैं, जबकि अगर माता की बात करें तो माता में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होता है। पिता की अगर बात करें साथियों तो पिता में, साथियों अगर पिता की बात करें तो पिता में एक्स क्रोमोसोम्स होता है। एक सेकेंड, पिता में बात करें अगर साथियों तो पिता में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि माता में सिर्फ कैसा, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स उपस्थित होता है।
माता में साथियों सिर्फ X क्रोमोसोम्स उपस्थित होता है, जबकि अगर वहीं पिता की बात किया जाए तो पिता में X एंड Y दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। साथियों जब पिता के वैसे शुक्राणु जिसमें X क्रोमोसोम्स होते हैं, पिता के वह शुक्राणु जिसमें X क्रोमोसोम्स होते हैं और माँ के अंडाणु के X क्रोमोसोम्स से मिलते हैं, तो ऐसी अवस्था में लड़की उत्पन्न होती है। कैसी अवस्था में? जब पिता का X क्रोमोसोम्स, समझिएगा यहाँ पिता हम बताते हैं और यहाँ माता बताते हैं। साथियों जब पिता का X क्रोमोसोम्स और साथ ही साथ माता का भी X क्रोमोसोम्स मिलता है, तो यहाँ पे डबल X क्रोमोसोम्स उपस्थित होता है। इसका मतलब यहाँ पे किसके, लड़की उत्पन्न होगी। कौन उत्पन्न होगी? लड़की उत्पन्न होगी। ठीक साथियों, कौन उत्पन्न होगी? लड़की उत्पन्न होगी। लेकिन अगर वहीं बात करें साथियों, जब पिता के वैसे शुक्राणु जिसमें Y क्रोमोसोम्स होता है और माँ के X क्रोमोसोम्स से मिलता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे अगर हम बात करें, यहाँ हम बता रहे हैं वहाँ लड़की उत्पन्न हुई साथियों, और अगर यहाँ हम बात करें, यहाँ पिता कह दें और यहाँ हम माता कह दें, और यहाँ पे पिता का Y क्रोमोसोम्स, चूँकि पिता में क्या होता है मैंने आपको बताया कि पिता में X और Y दोनों क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। तो जब यहाँ पे पिता का Y क्रोमोसोम्स मिला और माता के अंदर सिर्फ X क्रोमोसोम्स उपस्थित होता है, माता के अंदर Y क्रोमोसोम्स नहीं होता है, तो जब यहाँ साथियों पिता का Y क्रोमोसोम्स और माता का X क्रोमोसोम्स मिला, तो यहाँ X एंड Y दोनों क्रोमोसोम्स उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में लड़का उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? लड़का। इस चीज़ को फिर से समझिएगा साथियों कि पिता में दो क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं, X क्रोमोसोम्स एंड Y क्रोमोसोम्स, जबकि माता में सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। तो उसी लॉजिक को यहाँ पे बताया गया कि माता के, एक सेकेंड साथियों, जब पिता के शुक्राणु X शुक्राणु और माता का X अंडाणु जब दोनों मिलते हैं, तो यहाँ X एंड Y क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। किसका? X एंड X क्रोमोसोम्स का निर्माण। जब पिता के शुक्राणु X शुक्राणु माता का X अंडाणु जब मिलते हैं तो डबल X का निर्माण करते हैं, डबल X क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। तो जब साथियों डबल X क्रोमोसोम्स का निर्माण होगा तो यहाँ लड़की उत्पन्न होगी, क्योंकि मैंने बताया कि पिता के अंदर X एंड Y दोनों क्रोमोसोम्स उपस्थित होता है और माता के अंदर सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम्स उपस्थित होता है। अगली बात अगर करें तो अगर पिता के Y शुक्राणु और माता का X अंडाणु जब मिला, तो यहाँ X एंड Y दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स के निर्माण हुआ। किसका? X एंड Y दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे लड़का उत्पन्न होगा। जब X एंड Y अलग अलग क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो वहाँ लड़की उत्पन्न होती है। जब X एंड X क्रोमोसोम्स दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे किसकी? लड़की की उत्पत्ति होती है। साथियों क्रोमोसोम्स में ही एक विशेष संरचना होती है। क्रोमोसोम्स जो होता है इसमें भी एक क्या होती है? विशेष संरचना होती है, जिसे हम लोग जीन कहते हैं। हम लोग इसे लिखेंगे, जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ लिया कि क्रोमोसोम्स की एक विशेष संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम्स की एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जीन्स कहेंगे। हम लोग लिखते हैं क्रोमोसोम की विशेष संरचना को क्रोमोसोम्स की विशेष संरचना को जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स की जो विशेष संरचना होती है उसे हम लोग जीन सिर्फ कहते हैं, जीन्स नहीं। जीन होता है ना, लोग कहते हैं कि जीन, ये किसका जीन है, ठीक, तो जीन कहते हैं। इन्हें जीन्स के द्वारा माता पिता
कि अपने तथा अपने पुरखों के गुण अपने पुत्र या पुत्रियों में जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स की विशेष संरचना होती है, तो जिसे हम लोग जीन कहते हैं, इन्हीं जीन के माध्यम से माता पिता के गुण या तो अपने पुरखों के जो गुण होते हैं वो बच्चे या बच्चियों के अंदर क्या करते हैं, जाते हैं। एक ही क्रोमोसोम्स में सैकड़ों जीन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्रोमोसोम्स में एक ही जीन होता है, एक ही क्रोमोसोम्स में सैकड़ों जीन भी हो सकते हैं। साथियों, प्रत्येक जीन्स का संबंध एक खास गुण के निर्धारण से होता है। प्रत्येक जीन्स का संबंध एक खास गुण के निर्धारण से होता है। 1950 में विशेषज्ञों द्वारा यह पता लगाया गया कि जीन्स के मुख्य रूप से 2 जैविक अणु होते हैं। जीन्स के मुख्य रूप से कितने जीन के साथियों मुख्य रूप से 2 जैविक गुण होते हैं। कितने? 2 होते हैं। जीन्स के मुख्य रूप से 2 जैविक गुण होते हैं जिन्हें डीएनए तथा आरएनए कहा गया। जीन्स के दो जैविक गुण होते हैं जिसे डीएनए हम लोग कहते हैं और आरएनए कहते हैं। आरएनए इसके फुल फॉर्म की भी हम लोग, इसे आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। हम इसे मिटाते हैं और आगे की बात करते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें साथियों समझने वाली हैं। कैसी हैं? समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें। थोड़ा सा अगर आप दिमाग में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। यहाँ से एग्जामिनर हर हाल में क्वेश्चन पूछता है। जीन्स के साथियों 2 क्या होते हैं? 2 गुण होते हैं। कितने? मुख्य रूप से 2 जैविक अणु होते हैं। पहले जीन्स के 2 मुख्य जैविक अणु होते हैं। पहले को हम लोग डीएनए कहते हैं, जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, सॉरी एसिड कहते हैं। डीऑक्सी क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दूसरे को हम लोग आरएनए कहते हैं। क्या? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दूसरे पहले को जीन के साथियों 2 भौतिक गुण होते हैं। उस पहले को हम लोग डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरे को हम लोग आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक साथियों, अगर बात करें साथियों तो डीएनए में विशेष गुण जो मूलतः माता पिता में मिलता है, डीएनए का जो विशेष गुण होता है यह मूलतः किसमें? माता पिता में पाया जाता है। किसमें? माता पिता में पाया जाता है। साथ ही साथ अगर आरएनए की बात करें साथियों, किसकी विकसित करता है? आरएनए द्वारा डीएनए के संदेशों को ढोया जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि जीन्स द्वारा ही मूलतः आनुवंशिक गुणों का संचार होता है। आरएनए द्वारा साथियों डीएनए के जीन्स को ढोया जाता है। क्या जाता है? जीन को ढोया जाता है। अर्थात इन्हीं के माध्यम से आनुवंशिकता की जो चीज़ें होती हैं उसका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। साथियों क्रोमोसोम्स के जोड़े के दोनों सदस्य के एक ही गुण
वाले जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के जोड़ों के दोनों सदस्य के एक ही गुण वाले जीन्स होते हैं। इन दोनों सदस्यों के जो जीन्स होंगे इन दोनों में एक ही गुण पाया जाएगा, गुणों की भिन्नता नहीं होगी। इसलिए जीन्स के भी जोड़े होते हैं। ये दोनों जीन्स अपने अपने क्रोमोसोम्स के एक खास जगह पर होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स तथा ऐसे जीन्स को होमोलोगस जीन्स कहा जाता है। होमोलोगस जीन्स कहा जाता है। ये दोनों साथियों होमोलोगस जीन्स समरूप या असमान होते हैं। जब वे समान होते हैं तो जीव निश्चित रूप से संबंधित गुण दिखता है। जैसे मान लिया जाए कि ये दोनों जीन्स हकलाने के ही हैं तो शिशु अवश्य हकलाएगा। ऐसे भी संभव है कि ये दोनों जीन्स समरूप न होकर असमान होते हैं। ऐसे जीन्स को एलेल्स कहा जाता है। ठीक साथियों, और साथियों हम अगर बात करें तो कुछ अज्ञात कारणों से कभी कभी कुछ व्यक्तियों में सामान्य से अधिक X या Y क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कुछ सामान्य व्यक्तियों की बात करें साथियों तो उनमें सामान्य स्थिति से ज़्यादा X एंड Y क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। ऐसा कभी कभी कुछ व्यक्तियों में पाया जाता है। जन्म के पहले दिन यदि बच्चे के शरीर से खून लेकर एक विशेष प्रविधि जैसे कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। जैसे अगर बात करें साथियों, कहा जा रहा है इसमें कि जन्म के पहले दिन यदि बच्चे के शरीर से खून लेकर एक विशेष प्रविधि हो तो उसे क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। द्वारा यदि जांच की जाए तो यह स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि यह बच्चा या बच्ची के क्रोमोसोम्स का सामान्य जोड़ा अर्थात XY या XX है या इस सामान्य संख्या में X या Y ज़्यादा या कम संख्या में उपस्थित है। एक साथियों जांच होती है जिस जांच को एक टेस्ट को क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग टेस्ट कहा जाता है। कैरियोटाइपिंग टेस्ट। कैरियोटाइपिंग टेस्ट होता है साथियों। ये टेस्ट करवाने से क्या पता चलता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो X एंड Y है या XX है या तो फिर साथियों क्या X या Y ज़्यादा या कम संख्या में बालक के अंदर उपस्थित है। इस टेस्ट के माध्यम से क्या होता है, इस टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो क्रोमोसोम्स के जोड़े में वैसे तो कई तरह की असामान्यताएं पाई जाती हैं, परंतु उसमें अगर बात करें तो प्रमुख असामान्यताएं जैसे कई असामान्यताएं होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से XY हो जाता है। क्या क्या दूसरा हो जाता है XYY हो जाता है। क्या होता है, XYY हो गया। और अगर इसी में बात करें तो XO की असामान्यता हो जाती है। किसकी, XO की असामान्यता हो जाती है। तो साथियों कि अगर XY की असामान्यता में व्यक्ति देखने में पुरुष जैसा लगता है परंतु सचमुच वह अप्रजातीय होता है, इसे ये साथियों अगर XY क्रोमोसोम्स की उपस्थिति अगर होती है तो इसमें साथियों जो व्यक्ति होगा वो पुरुष के जैसा दिखेगा, लेकिन उसकी स्थिति जो होगी देखने में असामान्य जैसी दिखाएगी। कैसी, असामान्य जैसी प्रतीत होगी। इसे साथियों अगर बात करें तो क्लाइनफेल्टर्स कहते हैं। क्या, क्लाइनफेल्टर्स, इस परिस्थिति को साथियों क्लाइनफेल्टर्स कहा जाता है। साथ ही साथ साथियों बात करें अगर XO की असामान्यता में महिला होते हुए भी उसमें महिला का गुण नहीं पाया जाता तो उसे क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं। यदि ये जो क्या होता है X और वो से जिस महिला का निर्माण होता है, अगर उसके अंदर महिला होने के बाद भी अगर महिला का गुण इसके अंदर नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बांझ कहते हैं। उस महिला को क्या कहा जाता है, उस महिला को बांझ कहा जाता है। और अगर साथियों बात करें क्या कहें, इसे
टर्नर्स संलक्षण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टर्नर्स। ये जो बांझ होता है साथियों, इसे टर्नर्स लक्षण भी कहते हैं। टर्नर्स लक्षण भी इसे कहा जाता है। ठीक साथियों, क्या कहा जाता है? टर्नर्स लक्षण भी इसे कहा जाता है। और अगर साथियों बात करें तो XYY की असामान्यता होने पर पुरुष अपराधी हो जाता है। जिस भी पुरुष के अंदर X एंड डबल Y की असामान्यता उपस्थित होती है, X एंड डबल Y की असामान्यता जिस पुरुष के अंदर उपस्थित होती है, तो वह पुरुष कैसा हो जाता है? वह पुरुष अपराधी हो जाता है। वह पुरुष कैसा होता है साथियों? अपराधी। ये जो डबल X एंड Y क्रोमोसोम्स की उपस्थिति से जिस भी जीव का निर्माण होगा साथियों, उसे हम लोग क्लाइनफेल्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर्स। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि वह पुरुष के जैसा दिखेगा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति असामान्य होगी, पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी। और X एंड Y क्रोमोसोम्स की उपस्थिति से जिस महिला का निर्माण होगा, लेकिन अगर उस महिला के अंदर महिला होने का गुण अगर उसके अंदर उपस्थित नहीं है, तो उसे बांझ कहते हैं, या इसी को हम लोग टर्नर्स लक्षण भी कहते हैं। क्या? टर्नर्स लक्षण। और उसके बाद अगर X एंड डबल Y क्रोमोसोम्स, XYY क्रोमोसोम्स की उपस्थिति से किसी पुरुष का निर्माण हुआ, तो वह उस पुरुष की प्रवृत्ति की अगर बात करें तो उस पुरुष की प्रवृत्ति अपराधी जैसी हो जाएगी। कैसी प्रवृत्ति? अपराधी जैसी प्रवृत्ति उसकी हो जाएगी। ठीक साथियों, तो आज की क्लास में साथियों हम लोगों ने वंशानुक्रम की प्रक्रिया के बारे में जाना। किसके बारे में? वंशानुक्रम की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में जाना। 1-2 दिन में यह चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी भी चर्चा हम आपके साथ कर लेंगे। और कुछ मैं अपने माध्यम से भी देख लूँगा कि जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उस क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा, आपके सामने डिस्कस करूँगा। लगभग 10-25 क्वेश्चन की डिस्कस करूँगा, जो इसके कि एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेंगे? चांस रहेंगे। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप लोग अपनी नोट्स को अच्छे से बनाइएगा। क्लास अच्छी अगर लगी हो तो साथ ही साथ क्लास को आप लोग लाइक भी करिएगा। और क्लासों को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी आपका टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जितनी भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, पैठ है आपकी, हर जगह शेयर किया करिए, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक क्लासें पहुँच सके। साथियों, बाल विकास की ये आज 19 नंबर की क्लास है और क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। उसके बाद आप लोगों को आज दोपहर तक हिंदी की भी क्लास मिल जाएगी। दोपहर तक आपको हिंदी की भी क्लास अभी मिल जाएगी। ठीक साथियों, और उसके बाद फिर रात में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की क्लास मिलती ही है। तो ठीक है साथियों, क्लास को यहीं से हम क्या करते हैं? ओवर करते हैं। आप क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। ठीक साथियों, ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।